जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, फोन बिल्कुल बिस्तर के पास रखा है और पूरी तरह से साइलेंट मोड में है। और सब गहरी नींद में है। बिल्कुल। और अचानक एक बेहद तेज और चुभने वाली बीप पूरे कमरे में गूंजने लगती है। हाँ, और वो कोई आम रिंगटोन नहीं होती। मतलब ये एक ऐसा सायरन है जिसे इग्नोर करना इंसान के लिए शारीरिक रूप से लगभग असंभव है। एकदम सही। और फिर घबराकर जब फोन देखते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश होता है एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट, मतलब अत्यंत गंभीर अलर्ट। जो कि पिछले कुछ महीनों में भारत में कई लोगों के मोबाइल्स पर एक टेस्ट मैसेज के रूप में गूंजा है। हाँ, लेकिन आज 2 मई 2026 को ये केवल एक टेस्ट नहीं रह गया है। भारत सरकार इस सेल ब्रॉडकास्ट आधारित इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से लॉन्च कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम दूरसंचार विभाग की 2025 की ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट, C-DOT के तकनीकी दस्तावेज, सेल ब्रॉडकास्ट से जुड़े कुछ ग्लोबल डेटा और हाल ही के अहम समाचार लेखों का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन बहुत ही साफ है। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि ये जो डरावनी सी बीप है, ये आखिर है क्या, इसके पीछे की तकनीक काम कैसे करती है, और ये कैसे भारत की 2025 की उस दूरसंचार क्रांति का हिस्सा है जिसने सुरक्षा और निगरानी के मायने ही बदल दिए हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये है कि ये महज कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। ये एक ऐसा जीवन रक्षक टूल है जो सीधे हमारी जेब में मौजूद है, लेकिन इसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। तो फिर उन्हीं गलतफहमियों से शुरुआत करते हैं। जब पहली बार इस अलर्ट सिस्टम की बात सामने आई थी तो पहली प्रतिक्रिया यही थी कि सरकार बस एक साथ करोड़ों लोगों को साधारण SMS भेज रही है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जो स्रोत सामग्री है, जो तकनीकी दस्तावेज हैं, उनको देखने पर पता चलता है कि ये साधारण SMS तकनीक है ही नहीं। इसे सेल ब्रॉडकास्ट कहा गया है। तो इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या है? मैं समझाती हूँ। देखिए, जो साधारण SMS होता है वो एक पॉइंट टू पॉइंट तकनीक है। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, इसका मतलब है कि संदेश भेजने वाले सिस्टम के पास एक विशिष्ट फोन नंबर होता है ना? हाँ। और वो नेटवर्क के माध्यम से सीधे उसी नंबर पर संदेश भेजता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का सीधा संपर्क। समझ गया। लेकिन आपात स्थिति में जब आपको लाखों लोगों तक महज कुछ सेकंडों में पहुंचना हो तो ये पॉइंट टू पॉइंट तरीका पूरी तरह से फेल हो जाता है। वहीं जो सेल ब्रॉडकास्ट है, जिसे SMS-CB भी कहते हैं, वो किसी फोन नंबर को ढूंढता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर मैसेज पहुंचता कैसे है? वो जियो टारगेटिंग पर काम करता है। मतलब वो किसी व्यक्ति के नंबर पर नहीं, बल्कि एक खास भौगोलिक इलाके के मोबाइल टावर पर सिग्नल भेजता है। अच्छा, तो इसे एक उपमा से समझते हैं। साधारण SMS ऐसा हुआ जैसे कोई डाकिया हर घर में जाकर अलग-अलग नाम से चिट्ठी दे रहा हो। बिल्कुल सटीक। और अगर पूरे शहर को एक साथ संदेश देना हो तो सड़कों पर डाकियों की भीड़ लग जाएगी और भयानक ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हाँ, और सेल ब्रॉडकास्ट इसका उल्टा है। मतलब ये ऐसा है जैसे मोहल्ले के चौराहे पर खड़ा कोई व्यक्ति लाउडस्पीकर से कोई आपातकालीन घोषणा कर रहा हो। उस इलाके में मौजूद हर व्यक्ति वो आवाज एक साथ सुन लेगा, चाहे वो वहां का रहने वाला हो या बाहर से आया हुआ कोई मुसाफिर। बिल्कुल। और इस लाउडस्पीकर वाले दृष्टिकोण का एक और बहुत बड़ा तकनीकी फायदा है, डेटा प्राइवेसी। प्राइवेसी वो कैसे? देखिए, जो GDPR जैसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता कानून है, ये तकनीक उनके पूरी तरह से अनुकूल है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसी व्यक्तिगत फोन नंबर, नाम या आपकी पहचान को कहीं स्टोर या प्रोसेस कर ही नहीं रहा है। ओहो, क्योंकि वो तो बस टावर पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हाँ, एकदम सही। वो सिर्फ एक एरिया के रेडियो सेल पर सिग्नल प्रसारित कर रहा है, इसलिए निजता के उल्लंघन का कोई सीधा खतरा नहीं रहता। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं उस आवाज के बारे में सोच रहा था। फोन साइलेंट मोड पर होने के बावजूद वो इतनी तेज और चुभने वाली आवाज पैदा कैसे कर लेता है? दस्तावेजों में 3GPP मानकों और साइन वेव्स का जिक्र किया गया है। हाँ, ये बहुत ही तकनीकी और दिलचस्प हिस्सा है। तो ये 3GPP क्या है और ये आवाज इतनी अलग क्यों होती है? तो 3GPP या कह लें थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये वो वैश्विक संस्था है जो मोबाइल नेटवर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और स्टैंडर्ड तय करती है, और उन्होंने इस इमरजेंसी अलर्ट के लिए बहुत ही विशिष्ट मानक बनाए हैं। अच्छा, मतलब ये कोई रैंडम सायरन नहीं है? बिल्कुल नहीं।
इस अलर्ट में जो आवाज इस्तेमाल होती है वो कोई संगीत या धुन नहीं है। ये 853 हर्ट्ज और 960 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली दो अलग-अलग साइन वेव्स का मिश्रण है। बाप रे, इतनी सटीकता! हाँ, और विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब ये दो विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजती हैं तो ये एक सोनिक डिसोनेंस पैदा करती हैं। मतलब ध्वनि का एक अजीब सा बेसुरापन। अच्छा, जो कानों को चुभता है। हाँ, मानव विकास के दौरान हमारा जो दिमाग का अलर्ट सेंटर है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो इस तरह की बेसुरी और तीखी आवाजों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। ओहो, तो मतलब ये आवाज सीधे हमारे दिमाग को खतरे का सिग्नल देती है। बिल्कुल, इसीलिए कोई इंसान गहरी नींद में भी हो तो इसे सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाता है। ये तो गजब का विज्ञान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या भी तो सामने आती है। कैसी समस्या? देखिए, जब भी कोई बड़ी बाढ़, भूकंप या चक्रवात आता है तो सबसे पहली चीज जो ठप होती है वो है मोबाइल नेटवर्क, है ना? हर कोई घबराकर एक साथ अपने परिवार को कॉल करने लगता है, वीडियो भेजने लगता है। हाँ, नेटवर्क एकदम चोक हो जाता है। तो अगर नेटवर्क पूरी तरह से जाम है तो क्या ये सेल ब्रॉडकास्ट भी उस जाम में फंस नहीं जाएगा? डेली हंट की रिपोर्ट का डेटा इस बात का बहुत ही सटीक उत्तर देता है। देखिए, भारत में इससे पहले सचेत नाम के एक सिस्टम के तहत अलर्ट भेजे जाते थे जो पुराने साधारण एसएमएस पर निर्भर था। अच्छा, सचेत। हाँ, और उस सिस्टम से 134 बिलियन एसएमएस भेजे गए थे। लेकिन आपदा के समय वही नेटवर्क कंजेशन या ट्रैफिक जैम की वजह से वो मैसेज लोगों तक कई घंटों की देरी से पहुंचे। अरे बाप रे, बाढ़ के समय 4 घंटे बाद अलर्ट आना तो किसी मजाक जैसा है, वो तो किसी काम का नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर सेल ब्रॉडकास्ट की असली ताकत सामने आती है। इसकी खासियत ये है कि ये आवाज और डेटा वाले हमारे नियमित नेटवर्क ट्रैफिक से पूरी तरह अलग एक डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट चैनल का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो मतलब ये हाईवे पर मौजूद उस इमरजेंसी लेन की तरह है जिसे सिर्फ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए खाली रखा जाता है। एकदम सही पकड़े आपने। तो हाईवे पर कितना भी भयानक जाम हो, उस लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तकनीकी रूप से बिल्कुल यही प्रक्रिया अंदर काम कर रही होती है। ये ब्रॉडकास्ट चैनल कभी जाम नहीं होता, जिससे वो गंभीर संदेश 10 सेकंड से भी कम समय में लाखों फोन्स पर एक साथ फ्लैश हो जाता है। ये सच में एक बेहद जटिल और बहुत उन्नत तकनीक है। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसे भारत के 100 करोड़ से ज्यादा फोन्स तक पहुंचाने का काम आखिर किया किसने, तो स्रोत सामग्री में C-DOT का नाम उभर कर सामने आता है। हाँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जी। और ये तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और 2G से लेकर 5G तक हर नेटवर्क पर काम करती है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट भी मौजूद है। हाँ, ताकि हर इंसान अपनी मातृभाषा में उस अलर्ट को पढ़ और समझ सके। लेकिन C-DOT का इतिहास तो 1984 से जुड़ा है, जब सैम पित्रोदा जी के नेतृत्व में इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज या रैक्स लगाकर टेलीफोन क्रांति की शुरुआत की थी। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा कदम था उस दौर में। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 1984 में बनी एक सरकारी संस्था आज 2026 में दुनिया के इतनी दिग्गज प्राइवेट टेक कंपनियों के युग में इतनी आधुनिक तकनीक कैसे डिजाइन कर रही हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब ना C-DOT के कार्यप्रणाली में छिपा है। देखिए, C-DOT ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या कोई लोहे का हार्डवेयर बॉक्स नहीं बनाया है। उन्होंने एक बेहद जटिल प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर या कह लें कि एक तकनीकी पुल का निर्माण किया है। तकनीकी पुल? वो कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल को देखना होगा, जिसे कैप भी कहते हैं। ये कैप क्या बला है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं समझाती हूँ। देखिए, आपदा के समय बहुत सी अलग अलग एजेंसियां एक साथ काम कर रही होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मौसम विज्ञान विभाग चक्रवात की चेतावनी देता है, केंद्रीय जल आयोग बाढ़ का डेटा इकट्ठा करता है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बचाव कार्य देखता है। सही बात है। अब इन सबकी जो अपनी तकनीकी भाषा है वो बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ जो भारत का पूरा दूरसंचार नेटवर्क है वो रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी कंपनियों में बटा हुआ है। हाँ, और इन सब का अपना अलग बुनियादी ढांचा है। बिल्कुल। तो जो ये कैप है ना, ये एक मानकीकृत डिजिटल भाषा है। C-DOT का सिस्टम इन सभी अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बिखरे हुए डेटा को लेता है, उसे स्टैंडर्ड भाषा में अनुवादित करता है और
1 सेकंड के भीतर उसे सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के अलग-अलग नेटवर्क्स पर बिना किसी रुकावट के प्रसारित कर देता है। क्या बात है। मतलब ये केवल एक सायरन बनाने का काम नहीं है, बल्कि देश के पूरे बिखरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सुर में पिरोने का बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। और इसी वजह से आज 2 मई 2026 को अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम ने पूरे भारत के नेटवर्क्स पर 95% से भी अधिक तत्परता यानी रेडीनेस हासिल कर ली है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन C-DOT का ये जो तकनीकी पुल है, ये हवा में तो खड़ा नहीं रह सकता ना? जाहिर सी बात है। इसके लिए देश में एक बेहद मजबूत दूरसंचार नींव की आवश्यकता है। और जो दूरसंचार विभाग की 2025 की ईयर एंड रिपोर्ट है, उसे देखने पर समझ आता है कि C-DOT की ये जो सफलता है, ये किसी बहुत बड़े और अभूतपूर्व बदलाव का ही एक हिस्सा मात्र है। एकदम सही। 2025 में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में जो तकनीकी छलांग लगी है, उसके जो आंकड़े हैं ना, वो केवल वृद्धि नहीं दिखाते, बल्कि एक बहुत बड़े ढांचागत बदलाव को दर्शाते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट कनेक्शंस का आंकड़ा 100.29 करोड़ को पार कर गया है। 2014 के बाद से ये लगभग 298% की वृद्धि है। बाप रे, लगभग 300%। हाँ, और डेटा की लागत गिरकर सिर्फ $0.10 प्रति जीबी हो गई है। साथ ही पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा 5G बेस स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। ये आंकड़े वाकई विशाल हैं, लेकिन रिपोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण और मुझे लगता है तकनीकी रूप से सबसे जटिल हिस्सा है, वो कुछ और ही है। आप स्वदेशी 4G स्टैक की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने अपना खुद का स्वदेशी 4G स्टैक तैयार किया है। C-DOT, तेजस नेटवर्क्स, TCS और BSNL के सहयोग से इसे मात्र 2 साल में बनाया गया है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इस स्टैक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। मैंने कहीं पढ़ा था कि विदेशी 4G स्टैक का इस्तेमाल करना ऐसा था जैसे हम किसी ऐसे किराए के घर में रह रहे हों जहां हर कमरे की चाबी मकान मालिक के पास है और हम अपनी मर्जी से दीवार पर एक कील भी नहीं ठोक सकते। ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। तो अपना खुद का स्टैक बनाने का असली तकनीकी अर्थ क्या है? देखिए, किराए के घर वाली बात से इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक टेलीकॉम स्टैक किसी एक अकेली मशीन का नाम नहीं है। ये पूरे नेटवर्क की परतों या लेयर्स का एक समूह होता है। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी परतें होती हैं? इसमें सबसे पहले एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है जिसे RAN कहते हैं। ये वो एंटेना है जो मोबाइल टावर पर लगा होता है। हाँ, जो हमें दिखता है। फिर इसमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है जो फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए डेटा को आगे बढ़ाती है। और सबसे आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण कोर नेटवर्क होता है। कोर नेटवर्क, ये क्या करता है? ये पूरे सिस्टम का दिमाग है। यही तय करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, और दशकों तक भारत इस पूरे सिस्टम के लिए नोकिया, एरिक्सन या चीनी कंपनियों के उपकरणों और उनके सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से निर्भर था। मतलब कोर नेटवर्क से लेकर टावर तक सब कुछ विदेशी। यानी अगर उस विदेशी दिमाग में कोई सुरक्षा खामी हो या कोई छिपा हुआ बैकडोर हो, तो हमारी पूरी की पूरी संचार व्यवस्था एक झटके में खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल, आप कभी भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। इसलिए इन सभी परतों को, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनके राउटिंग एल्गोरिदम को एकदम शुरुआत से यानी स्क्रैच से डिजाइन करना और फिर उन्हें आपस में निर्बाध रूप से जोड़ना वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और शायद इसीलिए दुनिया के गिने चुने देश ही ऐसा कर पाए हैं। हाँ, भारत ने इसे न केवल हासिल किया है बल्कि एक DSS दृष्टिकोण को भी अपनाया है। DSS यानी डिजाइन इन इंडिया, सॉल्व इन इंडिया एंड स्केल फॉर द वर्ल्ड। मतलब भारत में डिजाइन करें, भारत की समस्या सुलझाएं और फिर दुनिया के लिए उसे बड़ा बनाएं। एकदम सही। ये तो सिर्फ आत्मनिर्भरता का मामला नहीं लग रहा। स्रोत बताते हैं कि भारत 6G मिशन के तहत 100 से अधिक रिसर्च प्रस्तावों को मंजूरी दे चुका है और 1 लाख करोड़ रुपए का R&D फंड भी बनाया गया है। जो ये साफ दिखाता है कि भारत अब तकनीक का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एक मजबूत, बिना रुके चलने वाला और बेहद सटीक दूरसंचार बुनियादी ढांचा,
जहां एक तरफ लोगों की जान और पैसा बचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक बहुत ही अदृश्य और जटिल बहस को भी जन्म देता है। हाँ, और इस दोहरे पहलू को समझने के लिए हमें पहले इसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं उन पर भी नजर डालनी होगी। जैसे DOT की रिपोर्ट में संचार साथी पोर्टल का जिक्र है। आपको पता है इस पे 22 करोड़ विजिटर्स आए और 26 लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए फोन खोजे गए या पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए। ये तो कमाल का नंबर है। और मैंने उस फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा है। उसने तो 70 लाख फर्जी वित्तीय लेनदेन को रोककर नागरिकों के करीब 450 करोड़ रुपए बचाए। बिल्कुल। मतलब एक सिस्टम जो तुरंत ये पहचान लेता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी है और उसे बीच में ही रोक देता है, ये तो तकनीकी रूप से बहुत ही उन्नत है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विवादास्पद रिपोर्ट भी शामिल है। आप रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 2014 की उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि C-DOT एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम या CMS पर भी काम कर रहा है। और उस रिपोर्ट में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की तुलना अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी NSA के बेहद कुख्यात प्रिज्म प्रोजेक्ट से की गई है। प्रिज्म? अरे ये तो वही प्रोजेक्ट था ना जिसका खुलासा एडवर्ड स्नोडन ने किया था, जो दुनिया भर के नागरिकों के मेटाडेटा और नेटवर्क ट्रैफिक की बड़े पैमाने पर निगरानी करता था। हाँ, बिल्कुल वही। और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का ये CMS भी एक ऐसा ही बड़ा सर्वेलियंस टूल है। तो यहाँ तो एक बहुत भारी विरोधाभास पैदा हो जाता है। वो कैसे? देखिए, एक ही संस्था है जो 10 सेकंड में प्राकृतिक आपदा के अलर्ट भेजकर हमारी जान बचा रही है, 450 करोड़ रुपए के फ्रॉड रोक रही है, और वही संस्था नेटवर्क ट्रैफिक की इतनी गहरी निगरानी करने की क्षमता भी विकसित कर रही है। ये सवाल तो उठेगा ही। तो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हटकर अगर हम इसके विशुद्ध रूप से तकनीकी पहलू को देखें, तो ये एक जीवन रक्षक टूल अचानक से एक निगरानी उपकरण या सर्विलेंस टूल में कैसे बदल जाता है? इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसका जवाब ना इस आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की वास्तुकला यानी उसके आर्किटेक्चर में ही छिपा है। अच्छा, थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। इसे एक विशाल पाइपलाइन की तरह समझें। देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट के जरिए बाढ़ के समय किसी विशिष्ट 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर फोन पर 10 सेकंड के भीतर अलर्ट भेजने के लिए सिस्टम को तकनीकी रूप से ये पता होना ही चाहिए कि उस सटीक मिलीसेकंड में कौन सा मोबाइल डिवाइस किस टावर से जुड़ा हुआ है। तभी तो वो उन्हें लोकेट कर पाएगा। बिल्कुल। इसी तरह जो फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने वाला सिस्टम है, उसे नेटवर्क के अंदर डेटा पैकेट्स के प्रवाह को लगातार स्कैन करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम इतनी सटीकता से बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड डेटा पुश कर सकता है, उसी सिस्टम की पाइपलाइन में ये तकनीकी क्षमता जन्मजात रूप से मौजूद होती है कि वो अंदर की तरफ यानी इनवर्ड आने वाले डेटा ट्रैफिक की भी गहरी निगरानी कर सके। ओहो, मतलब ये कोई अलग से लगाई गई जासूसी मशीन नहीं है। बचाव करने की जो शक्ति है असल में वही निगरानी करने की भी शक्ति है। एकदम सही। ये तो ऐसा हुआ जैसे अगर आप हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए हर 100 मीटर पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाते हैं, तो आप ये तो देख ही पाएंगे कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ और एम्बुलेंस भेज देंगे। लेकिन आप ये भी तो देख पाएंगे कि कौन सी गाड़ी किस समय कहाँ जा रही है और उसमें कौन बैठा है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। देखिए, जो अमेरिका का प्रिज्म प्रोजेक्ट था, उसमें टेक कंपनियों के सर्वर से डेटा लिया जाता था। लेकिन ये जो CMS जैसे सिस्टम होते हैं, इनका उद्देश्य टेलीकॉम ऑपरेटरों को बीच से हटाकर सीधे नेटवर्क ट्रैफिक तक अपनी पहुंच बनाना होता है। तो ये सुरक्षा और निजता के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है। हाँ, और ये सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का एक वैश्विक द्वंद्व है, सिर्फ भारत का नहीं। तकनीक अपने आप में तटस्थ होती है, वो न्यूट्रल है। जो क्षमता आज फ्रॉड पकड़ रही है, वही क्षमता डीप पैकेट इंस्पेक्शन के जरिए आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग के पैटर्न को भी मॉनिटर कर सकती है। ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। तो चलिए अब आज की चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी एक फोन की उस डरावनी सी बीप से, जिसने पहली बार बजने पर बहुत से लोगों को चौंका दिया था। हाँ, और डरा भी दिया था। बिल्कुल। लेकिन अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वो शोर केवल एक रैंडम अलार्म नहीं है। वो जो 853 हर्ट्ज की आवाज है, वो वास्तव में दशकों की स्वदेशी रिसर्च, C-DOT के इंजीनियरों की दिन रात की जटिल कोडिंग, भारत की 2025 की टेलीकॉम क्रांति और उस स्वदेशी 4G स्टैक के निर्माण का चरम बिंदु है। बिल्कुल सही कहा। ये आपदा प्रबंधन के एक नए युग की आवाज है। एक ऐसा युग जहां सूचना भौतिक दुनिया के खतरों से भी ज्यादा तेज गति से यात्रा करती है।
और मुझे लगता है अगली बार जब भी किसी के फोन में ऐसी तीखी आवाज आएगी और एक्सट्रीमली सिवियर अलर्ट का मैसेज फ्लैश होगा, तो उसे इग्नोर करने की बजाय ये समझना आसान होगा कि इसके पीछे कितनी गहरी और जटिल संरचना काम कर रही है। बिल्कुल। ये महज एक टावर से जुड़ा सिग्नल नहीं है। ये कई अलग अलग सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच 1 सेकंड से भी कम समय में होने वाला अरबों बाइट्स का एक खूबसूरत तालमेल है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन सुरक्षा और निगरानी के जिस दोहरे स्वभाव की हमने अभी चर्चा की है ना, वो भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। वो कैसे? देखिए, आज के समय में हमारे फोन प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाने के लिए हमारी बिना अनुमति के हमारे भौगोलिक स्थान के आधार पर अचानक से अलर्ट दे सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए तो ये एक वरदान है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि इन प्रणालियों में इतनी गहरी निगरानी और डेटा विश्लेषण की क्षमता जन्मजात मौजूद है, तो क्या भविष्य में आपदा की परिभाषा ही बदल सकती है? मतलब आप कहें कि इसका दायरा बढ़ सकता है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कोई अपराध होने से पहले ही, या मान लीजिए कोई दंगा भड़कने से पहले ही, इसी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम और नेटवर्क डेटा का इस्तेमाल करके प्रिडिक्टिव पुलिसिंग शुरू हो जाए? और क्या उस स्थिति में अलर्ट का स्वरूप केवल एक चेतावनी तक ही सीमित रहेगा, या फिर सिस्टम के पास कुछ और भी अधिकार आ जाएंगे? बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है। क्या भविष्य में ऐसे अलर्ट्स आ सकते हैं जो सिर्फ चेतावनी ना दें, बल्कि सुरक्षा के नाम पर किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल्स की लोकेशन को लॉक कर दें, या फिर उनके काम करने की क्षमता को ही सीमित कर दें? ये तो एक बहुत ही डिस्टोपियन ख्याल है, लेकिन तकनीकी रूप से संभव है। जी हाँ, एक मजबूत और सुरक्षित संचार ढांचे के निर्माण से लेकर डिजिटल नियंत्रण तक की ये जो बारीक रेखा है, ये आने वाले वर्षों में कितनी धुंधली हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम नागरिक के तौर पर उस धुंधलेपन को समझने और उससे निपटने के लिए तैयार हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ और फोन की उस गूंजती हुई बीप की याद के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी, हमेशा सवाल पूछते रहिए।